Very good morning to all the class 7 students that are viewing this video. I, Jaya, your Sanskrit class teacher, welcome you all in our video class. I hope you all are fit and fine at your homes. बच्चों, कक्षा शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं और आशा करती हूं आपके जीवन के आगे आने वाले हर साल में आपको दिनों दिन तरक्की मिले। तो बच्चों, आज का हमारा पाठ का शीर्षक है संधि। बच्चों, संधि क्या होती है यह आप लोग हिंदी में भी पढ़ चुके हैं और आप लोगों को पता है, जब हम कोई भी दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं और जो उस जोड़ने की विधि के बाद जो नया शब्द उत्पन्न होता है वह संधि के द्वारा होता है और उस प्रक्रिया को जो उन दो शब्दों को के मेल को बोलते हैं वह होती है संधि। तो बच्चों, हम उसी संधि को अभी तक आपने वह संधि हिंदी में पढ़ी है, तो आइए अब हम अपनी संस्कृत भाषा में भी संधि समझेंगे और जानेंगे कि संस्कृत में संधि कैसे प्रयोग में लाई जाती है। संधि के बारे में और जानकारी लेने से पहले हम अपने संयोजनम के भाग में दिए हुए इस गद्यांश को पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। लेकिन बच्चों, आपसे मेरा एक निवेदन है, कृपया करके इस गद्यांश के हिंदी को अपनी कॉपी में लिखिएगा और जो जितने भी ये नीले स्याही में जो अक्षर हैं उनका अर्थ आप ध्यान से सुनेंगे और उसका अर्थ आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है बच्चों? तो आइए जानते हैं इस संयोजनम के गद्यांश का अर्थ। प्रातः काले सूर्योदयः भवति। प्रातः काले, प्रातः काल में मतलब सुबह में, सूर्योदयः सूर्य उदय होता है। सूर्य उदय, बच्चों सूर्योदय जो है उसका संधि विच्छेद कैसा होगा? सूर्य जमा उदय, सूर्य का उदय। घना अंधकारः दूरः भवति। घना जमा अंधकारः मतलब जो बहुत ज़्यादा अंधकार होता है दूर हो जाता है। खगाः नील आकाशे विचरन्ति। खगाः जो होते हैं वो पक्षी होते हैं बेटा, तो खगाः पक्षी नीले आकाश में, नीले मतलब आपको पता है स्काई का कलर ब्लू होता है, तो उसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है नीला जमा आकाशे। तो बच्चों, संधि साथ साथ में शब्दों के जो जितने भी ये नीली स्याही में शब्द हैं उन सभी की संधि विच्छेद आप ध्यान से लिखते जाएं। विचरंती, पक्षी नीले आकाश में विचरण करने लगते हैं या घूमने लगते हैं। जनाः कार्यार्थम सज्जिताः भवन्ति। जनाः यानी कि लोग, कार्यार्थम, कार्य जमा अर्थम, कार्य के अर्थ के लिए या कार्य के लिए, सज्जित मतलब तैयार होते हैं, भवन्ति मतलब होते हैं। पितामह देवालयम गच्छति। पितामह दादाजी, देवालयम देव जमा आलय, देव का मतलब भगवान का घर, देवालय मंदिर, जाते हैं। अहम विद्यालयम गच्छामि। मैं विद्यालय जाता हूँ। विद्यालयम की विच्छेद आपको हिंदी में भी कराई होगी बच्चों, आपको मुझे पता है आप लोगों को बहुत अच्छे से आती होगी। तो विद्या जमा आलयम, विद्या का घर विद्यालयम। गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूँ। तत्र पंचमे कालांशे, वहाँ पांचवें काल के समय मतलब 5th पीरियड में, वयम पुस्तकालयम गच्छामः, हम सब, वयम का अर्थ आपको पता है हम सब होता है। वयम पुस्तकालयम, पुस्तकालयम जैसे विद्या का घर विद्यालय होता है, वैसे ही पुस्तकों का घर पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी, गच्छामः जाते हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष, पुस्तकालय के अध्यक्ष, ठीक है, लाइब्रेरी के जो आपका लाइब्रेरियन होता है उसे पुस्तकालय अध्यक्ष बोलते हैं बेटा। रमेशाय पुस्तकम ददाति। तो बच्चों, पुस्तकालय अध्यक्ष की संधि विच्छेद कैसे होगा? पुस्तकालय जमा अध्यक्ष। रमेशाय, रमेश हमें पुस्तक देता है।
सायं सूर्यास्तम भवति, शाम को सूर्य जमा अस्तम, सूर्य अस्त होता है। सर्वे जनाः गृहम् आगच्छन्ति, सब लोग घर आ रहे हैं या आते हैं। तो बच्चों आपने देखा ये जो जितने भी नीली स्याही से अक्षर लिखे हुए थे ये सभी इन सभी शब्दों में संधि हुई है। मतलब इनको अगर शब्दों को अलग करेंगे तो इनमें संधि विच्छेद होगी, यानी कि दोनों जो शब्द हैं वो अलग अलग हो जाएंगे जिनके मेल से संधि हुई थी। तो अब आप लोगों को समझ आया संधि क्या होती है बच्चों। आइए संधि के बारे में कुछ और चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो बच्चों आप लोगों को संधि की परिभाषा मैंने पहले ही पाठ के शुरुआत में ही बता दी थी, लेकिन अब इस गद्य के पढ़ने के बाद, गद्य के अर्थ लिखने के बाद आप अपनी कॉपी में भी इस अर्थ का या इस परिभाषा को लिख लीजिए कि दो वर्णों या अक्षरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे लिखा है दो वर्णों या अक्षरों के मेल से, लेकिन ये अक्षर अलग अलग नहीं होते, ये आपके जो शब्द है उसके अंत में और जो दूसरा शब्द जिसके साथ संधि होती है, दो शब्दों के अंत के और पहले वर्ण की जो वर्ण का जो मेल होता है उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पीछे हमने कुछ शब्द पढ़े थे, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जैसे नीला काशे। तो ऐसा नहीं है सिर्फ आपका नील और काशे अलग हो गया, नहीं, नीला का आ और आकाशे का आ, ये दोनों शब्दों का, दोनों वर्णों का जो शब्द है, नीला का अंत का वर्ण है आ और आकाशे का पहला सबसे आगे का जो वर्ण है आ, उन दोनों में संधि होने के कारण इस शब्द का अर्थ बदल के नीलाकाशी हो गया था। ठीक है बच्चों, आशा है यहाँ तक आपको संधि का ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो आप चलिए, जैसे कि आपको पता है हर एक किसी भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के कुछ सब पार्ट्स होते हैं, सब टॉपिक्स होते हैं, वैसे ही संधि भी हमारे कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। पहला है हमारा स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो बच्चों आप लोगों को स्वर और व्यंजनों के बारे में अच्छे से ज्ञान प्राप्त हो गया होगा पहले ही। ये हमारी संस्कृत में भी हमने पहले पार्ट में पढ़ा था और आप हिंदी में तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो स्वर और व्यंजन क्या होते हैं बेटा, जैसे अगर आप कभी कहीं जा रहे हैं, जब आप मतलब आज अगर आप कहीं चलते हैं, घूमने जाते हैं, तो आप अपने आप स्वयं बिना किसी सहायता से चल सकते हैं। लेकिन जब आप छोटे थे, बिल्कुल छोटे, जब आप चल नहीं सकते थे, तो आपके मम्मी पापा जब आपको सपोर्ट करते थे तभी आप प्रॉपर्ली चल पाते थे। तो इसी तरीके से हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर वह अवस्था है जिसमें वह वर्ण है जो किसी भी सहायता के बिना बोले जा सकते हैं। उनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन व्यंजन वह वर्ण की स्थिति है, जैसे आप लोग बच्चे थे तब आप लोगों को अपने माता पिता की सहायता की ज़रूरत पड़ती थी, उसी तरह से व्यंजन के बोलने के लिए, उच्चारण के लिए आपको स्वरों की सहायता की ज़रूरत होती है। तो बच्चों स्वर और व्यंजन आप अच्छे से समझ गए हैं। तो आइए अब हम अपनी संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली संधि जिसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे वह है स्वर संधि। तो बच्चों इतना तो आपको इससे ज्ञान प्राप्त हो गया होगा कि ये जितनी भी संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार है, उन सभी में संधि जो होगी वो स्वरों से ही होगी। ऐसा नहीं है कि स्वर की व्यंजन से हो जाएगी, नहीं, स्वर संधि के प्रकार है तो स्वर की स्वर से ही संधि होगी। ठीक है बच्चों, और जब इनको विच्छेद करेंगे इन संधि का, तो उनमें स्वर दोनों जो पूर्व पद है और उत्तर पद है, दोनों में आपके स्वर ही निकल के आएंगे। तो आइए जानते हैं स्वर संधि हमारी होती है 7 प्रकार की। पहली दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यन संधि, पांचवी अयादि संधि, छठी पूर्व रूप संधि और 7वीं पर रूप संधि। बच्चों ये संधि के जितने भी प्रकार हैं वह एवं स्वर संधि के जितने भी प्रकार हैं वे आप अच्छे से ध्यान रखिए, याद कर लीजिए, और इन सभी को आपने एक सुंदर सी अपनी कॉपी में एक पेज पे इन्हें बहुत सुंदर तरीके से एक छोटा सा ये माइंड मैप की तरह आपने अपनी कॉपी में बनाना है।
ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हमारी स्वर संधि के पहले प्रकार की, जो है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि क्या होती है बच्चों, उसे बताने से पहले मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं 3 शब्द लिखे हैं, पूर्व पदस्य अंतिम वर्णः, उत्तर पदस्य प्रथम वर्णः और परिणामः। तो बच्चे इनका अर्थ क्या होता है, पूर्व पद जो सबसे पहला, कोई भी आप इक्वेशन भी लिखते हैं ना, तो उसमें जो फर्स्ट आपका वर्ड आता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं, प्लस साइन से पहले। ये जो प्लस साइन है ये हमारा संधि का चिन्ह होता है। ठीक है बच्चों। तो आपके जो 2 शब्द जिनमें संधि होती है, उनमें जो पहला शब्द होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं, और जो प्लस के बाद वाला जो जस्ट बाद का जो शब्द है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। और इन दोनों शब्दों के ऐड होने पे, इन दोनों, जैसे आप 2 + 2 = 4 है, तो 2 आपका यहाँ 2 + 3 = 5 है, तो आपका जो 2 है वो आपका पूर्व पद है, 3 आपका उत्तर पद है, और जो आपका परिणाम है वह आपका 5 है। ठीक है बच्चों। तो अब आगे आ जाइए, पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद के अंतिम वर्ण में कोई भी संधि हो, हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी, ये इसका रूल नहीं है कि दीर्घ संधि में ये रूल अप्लाई होगा। ये रूल जो मैं अभी आपको बोलने वाली हूँ ये हर एक संधि में अप्लाई होगा कि पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है और उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण है, उन्हीं के जुड़ने पर जो परिणाम आता है वह हमारा संधि होता है। तो और संधि विच्छेद में आपका पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण, ये दोनों अलग हो जाते हैं। पूरे शब्द पे कभी प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आपके पूर्व पद के अंतिम वर्ण पे और उत्तर पद के प्रथम वर्ण पे प्रभाव पड़ता है। तो आइए अब जानते हैं दीर्घ संधि के कुछ नियम। यदि पूर्व पद पहले शब्द का अंतिम स्वर अ, आ, ई, अगर इन 4 वर्णों में से, या उ, इन सब में से, अगर इन सब स्वरों में से हो, या फिर री में से हो, और उत्तर पद का पहला स्वर जो भी है वो इन्हीं के जैसे अ, आ, ई, उ, री हो, तो आपका दोनों जुड़कर दीर्घ हो जाते हैं। मतलब कि अगर आपका भले ही छोटा हो पहला अ या आ हो, या ई हो, तो वो बदल के क्या बन जाते हैं, वह परिणाम में दीर्घ हो जाते हैं। ये आपको पता है, ये ह्रस्व स्वर थे जितने भी मैंने अभी आपको बताया, उनमें से कुछ ह्रस्व स्वर थे। अगर आपके पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ह्रस्व स्वर आ रहा है, या उत्तर पद के पूर्व पहले उस पे स्थान पर आपका उत्तर पद के प्रथम वर्ण में आपका ह्रस्व स्वर भी आ रहा है या दीर्घ स्वर आ रहा है, कुछ भी आएगा तो हमेशा वह बड़ा हो जाएगा। छोटा प्लस छोटा भी बड़ा ही होगा, छोटा प्लस बड़ा भी बड़ा ही होगा, और बड़ा प्लस बड़ा भी बड़ा ही रहेगा। मतलब अ जमा आ हो तब भी आ होगा, अ जमा अ हो तब भी आ होगा, या आ जमा अ हो तब भी आ ही होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका प्रथम जो पूर्व पद है उसका अंतिम वर्ण आपका वो है दीर्घ है, और अगर उत्तर पद का प्रथम वर्ण ह्रस्व है, तब भी आपका जो परिणाम है वह दीर्घ ही माना जाएगा। ठीक है बच्चों। अब आइए इसके कुछ उदाहरण पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको रूल अप्लाई करके बताया था कि अ जमा अ भी आ होगा, अ जमा आ भी आ है, आ जमा अ भी आ है, और आ जमा आ भी आ ही है। वैसे ही आपके ई के लिए भी है, वैसे ही आपके आगे री और ऊ के लिए भी है। तो बच्चों, यहाँ तक कि आपको उदाहरणों में से एक काम करना है। जब आप ये दीर्घ संधि लिखेंगे, उसकी परिभाषा लिखेंगे, ये पूर्व पद और अंतिम पद की जो तालिका है ये बना लेंगे, उसके बाद आपको उदाहरणों में से, ये जितना भी इस पृष्ठ 101 पे जितने भी उदाहरण हैं उनमें से हर एक तालिका में से, जैसे अ जमा आ है, अ जमा अ आ है, तो इनमें से एक एक उदाहरण आपको अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे अ जमा आ का है, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, नंबर 4, ऐसे लिख के ये रूल्स लिखने हैं। और इन रूल्स को लिखने के बाद आपने, जैसे ये 8 मान लीजिए उदाहरण के लिए, ये 8 रूल्स हैं, तो हर एक रूल जो ये बॉक्स में बना हुआ है, ये बॉक्स आप लिखेंगे। उसके बाद आप दो एग्जाम्पल्स, कोई 2 एग्जाम्पल्स अगर आपको खुद से भी आते हैं तो वो 2 एग्जाम्पल्स आप अपनी कॉपी में लिखेंगे।
आशा है ये इतना आपको समझ में आ गया है कि आपको क्या करना है। इसमें आप लोग कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है बच्चों, तो अब आगे आपका आ जाता है ये अगला, ये भी इस पृष्ठ पे भी आपका सेम वही रूल अप्लाई होगा। आपको ऊ जमा ऊ जमा ऊ ये वाले जो रूल्स हैं ये लिखने हैं कॉपी में, और इनके दो दो एग्जाम्पल्स लिखेंगे आप। ठीक है बच्चों, अब गुण संधि पे आने से पहले, गुण संधि मैं आप लोगों को अगली कक्षा में पढ़ाऊंगी, क्योंकि बच्चों इस वक्त आप बस इस एक दीर्घ संधि को और दीर्घ संधि से पहले जितना मैंने ये पाठ आपको पढ़ाया है, संयोजनम का जो गद्य है इसे, और संधि कितने प्रकार की होती है, संधि होती क्या है, और दीर्घ संधि के बारे में जितना भी मैंने आपको ज्ञान दिया है उस पे आधारित करके आप कोई नए 5 शब्द अपनी कॉपी में लिखेंगे, और उन 5 शब्दों के संधि और संधि विच्छेद दोनों आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, बाकी गुण संधि हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। आशा है आपको आज की कक्षा का जितना मैंने पढ़ाया है सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आया है तो कृपया करके मुझे अगली कक्षा में बताइएगा, और हम उस जो भी आपकी डिफ़िकल्टी है उसका समाधान अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तो अगली कक्षा तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।